एज़िल बेटा, तुम तैयार हो? डॉक्टर खिड़की के पास खड़ी एज़िल के करीब जाते सरगोशी नुमा आवाज में पूछने लगी, तो एज़िल ने सर इस बात में हिलाया। ओके, तुम इस विंडो से आराम से जाना और पीछे लॉन वाले एरिया में छुप जाना। मैं यहाँ से सीधी गेट से बाहर जाऊंगी और बैक साइड पर डोर से दूर गाड़ी रोकूंगी। तुम किसी भी तरह से दीवार फलांग बाहर निकल आना, तो हमारा काम हो जाएगा। ओके डॉक्टर, आप निकले, मैं आती हूँ, एज़िल ने धीमी आवाज में कहा था। वो जानती थी डॉक्टर साइमा की गाड़ी पैलेस के अंदर दाखिल होते और बाहर निकलते वक्त चेक होती है, जब ही ये मुश्किल रास्ता अपनाया था उन्होंने। ओके, बेस्ट ऑफ लक बेटा, डॉक्टर ने उसका चेहरा थपकते मोहब्बत से कहा, तो एज़िल ने सर को इस बात में हिलाया। डॉक्टर साइमा के जाने के ठीक 5 मिनट बाद एज़िल ने रूम को लॉक करने के बाद खिड़की को आहिस्तगी से खोला। वक्त 3:40 हुआ था और 4 बजे गार्ड्स फिर से लॉन वाले एरिया का चक्कर लगाने आते। एज़िल ने कल से सारा ध्यान रखा था और बहुत होशियारी से ये मंसूबा बनाया था। उसके पास 20 मिनट थे इस कैद से निकलने के लिए। वो एक आरामदेह सूट पहने हुए थी ताकि उसे भागने और दीवार फलांगने में आसानी रहे। लॉन में लगाई फूलदार झाड़ियों के बीच घुटनों के बल चलती वो बाहरी गेट की दीवार तक पहुंचने में कामयाब हुई थी, मगर कोहनियों पर खराशें जरूर आई थीं। एज़िल ने हरासा निगाहों से आगे पीछे देखा। दीवार पर चढ़ने का कोई तरीका नहीं था। वो अब सही मायनों में डरी थी। नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस घटिया इंसान को इसके इरादों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। वो दांत पीसते नफरत से शामिर को सोचते, मजबूत इरादे से दीवार पर चढ़ने की तरगीब सोचने लगी। मान उसकी नज़र दीवार के एक सिरे पर हुए सुराख पर पड़ी। दीवार काफी ऊंची थी, मगर वो अपना एक पांव उस सुराख में अटकाकर कूद सकती थी। बहुत कोशिश के बाद बिलाखिर वो दीवार के आखिरी सिरे तक पहुंच पाई थी। एज़िल ने दीवार पर सहारे से बैठते अपने माथे पर आते पसीने को साफ किया और बिना डरे एकदम से छलांग लगाई। वो बुरी तरह से गिरी थी, पाँव मुड़ते मुड़ते बचा था, मगर उसकी हिम्मत टूटी नहीं थी। खुली फिजा में आंखें मूंदे एक गहरा सांस लेती वो एकदम से उठी, तो नजरें सड़क के पार खड़ी डॉक्टर साइमा पर पड़ी। चेहरे पर लगी मिट्टी को साफ करते एज़िल नम आंखों से काफी दिनों बाद मुस्कुराई थी। ये एक फूलों से सजी खूबसूरत वादी थी, जिस पर चारों तरफ नजरें पड़ती तो मुख्तलिफ अक़साम के खूबसूरत आंखों को खैरा करते फूल दिखाई देते। इसके सफ़ेद मोमी पांव जूते से आज़ाद थे। वो ख्वाब की सी कैफियत में इन फूलों पर पांव रखता सहज सहज कर आगे बढ़ रहा था। लबों पर हमेशा से रहने वाली वही जानलेवा मुस्कुराहट कायम थी, मगर उसकी निगाहें बेकरारी से किसी को ढूंढ रही थीं, जो कहीं नजर नहीं आई थी उसे। वो सफ़ेद फूलों की राह गुजर से गुजरता इस खूबसूरत शीशे के महल में दाखिल हुआ था, जहां कदम रखते ही उसकी कानों में उस साहिरा का दिल फरेब कहकहा शामिर के कानों में गूंजा। वो बेकरारी से गोल गोल घूमता उसे ढूंढने लगा था। उसकी आंखों के सामने उस हुसीन दिलरुबा का लिबास लहराया, सफ़ेद जालीदार पोशाक जो शामिर के चेहरे के पास से होती किसी धुंध की तरह गुजरी थी। वो किसी मजनू की तरह उस सिमत भागा था जहां वो खिलखिलाती गायब हुई थी। उसके रेशम से हुसीन बाल उसके भागने पर आगे पीछे होते शामिर की धड़कनों को मुंतशिर करने लगे। उसकी नीली आंखों में खौफ तैरा। वो हुसीन लड़की जिस रास्ते पर जा रही थी वहां आगे गहरी खाई थी। शामिर एकदम से मुंजमद हुआ था। खूबसूरत लब फड़फड़ाने लगे, मगर वो उसे पुकार नहीं पा रहा था। वो लड़की एक अदा से उसे अपने पीछे बुला रही थी। शामिर अंधाधुंध भागा था। उसका नाजुक हाथ थामे उसे झटके से खींचा तो वो नाजुक सी लड़की उसके सीने से आ लगी। शामिर के दिल की धड़कनें खौफ से मुंतशिर हुई थीं। ईज़ल ने हंसते हुए अपना सर उसके सीने से निकालते उसे क्या हुआ पूछा। शामिर का चेहरा जर्द था। खौफ से धड़कनें दौड़ रही थीं। शामिर ने कंपकपाते हाथों में उसका हुसीन चेहरा भरा था। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। अपने दहकते लब उसके नक्श नक्श पर शब्द करता वो जी जान से घबराया अपने डर को मात दे रहा था। क्या हुआ, डर गए थे? अपने लबों पर उसे झुकता देख ईज़ल ने फौरन से शामिर के होठों पर हाथ रखा। इतना डरे हुए क्यों हो शाम? क्या लगा था मैं छोड़ जाऊंगी? उसके हुसीन चेहरे का तवाफ करती वो हुसीन गुड़िया खिलखिलाते हुए बोली, तो शामिर के गाल पर उभरता गढ़ा मजीद गहरा हुआ। मैं जाने नहीं दूंगा कहीं भी। वो जिद भरे लहजे में आंखों में जुनून समेटे बोला। आहा,
ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ وہ ہنسی تو ہنستی چلی گئی۔ فضا اس کے خوشربا کہکہے سے مہک اٹھا تھا۔ اس کی چاندی سی مسکراہٹ جیسے پھولوں کو مہکا رہی تھی۔ آسمان پر اڑتی کوئلیں ان دونوں کے سروں پر چہچہاتی پھر رہی تھیں۔ نیلا آسمان برف کی ننھی سی بوندوں سے ان دونوں کے وجود کو سجا رہا تھا، جیسے ایک تحفہ دے رہا ہوں انہیں۔ ان کے آگے پیچھے موجود وہ خوبصورت 7 رنگوں کے پھول ہوا کے دوش پر ان دونوں کو چھوتے تو پھر مسرور سے ہوتے کلی سے پھول میں کھل جاتے۔ وہ ہنسی تو شامیر کو لگا کہ جیسے وہ اس کے جذبات کا مذاق اڑا رہی ہو۔ شامیر کے لب سمیٹے وہ حیرانگی سے ایک دم سے 400 چھاتی اس دھن میں آنکھیں پھیلائے اپنے ہاتھ سے پھسلتے ایزل کے ہاتھ کو دیکھنے۔ برف جھٹ گئی تھی، پھولوں سے مہکتی وادی ایک دم سے ویرانے میں بدلنے لگی۔ وہ شیشے کا محل اب کانٹوں اور چاردار جھاڑیوں سے سجا وحشت کا انوکھا سا منظر برپا کر رہا تھا۔ وہ حواس باختگی کے عالم میں اس بدلتے ماحول کو دیکھتا اپنے ہاتھ پر ایزل کے ہاتھ کو نہ پاتے تڑپا تھا۔ ایک دم سے وہ دھند کی طرح کہیں غائب ہوئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈنے لگا، ہر راستے پر کوچے پر، مگر وہ جا چکی تھی اور اسے پھر سے خود سے دور جاتا دیکھ وہ حلق کے بل چلایا۔ فضا میں کافی دیر تک اس کی چیخیں گونجتی رہیں۔ ویڈیو پسند آ رہی ہو تو ایک لائک ضرور کر دینا۔ چلیں اب واپس چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایزل بیٹا، آپ کہاں جاؤ گے؟ میں آپ کو نکال تو لائی ہوں، مگر رضا بیگ کی پاور جانتی ہوں میں۔ اسے ایک دن میں پتہ چل جائے گا کہ آپ کو میں نے نکالا ہے، اور ایسے میں اگر آپ میرے پاس ہوئیں تو آپ کو سیف رکھ پانا میرے لیے آسان نہیں ہوگا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ڈاکٹر سائمہ نے ایزل کو مخاطب کیا تھا، جو چہرہ ڈھانپے بیک سیٹ پر بیٹھی تھی۔ میں جانتی ہوں یہ سب ڈاکٹر، اور میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کو مزید پریشانی اٹھانا پڑے۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے بیٹا، مگر اب آپ جاؤ گے کہاں؟ مرر سے اسے دیکھتے ڈاکٹر سائمہ اس بار بھی کافی پریشانی سے گویا ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر، آپ مجھے میرے بابا کے ایک دوست ہیں، ان کے گھر اتار دیں۔ وہ میرے بابا کو بلائیں گے تو میں بابا کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ ایزل کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی تھی۔ اپنے بابا کے نام سے ہی اس کا نازک سا دل کتنی زوروں سے دھڑکا تھا۔ ایزل، سمجھنے کی کوشش کرو بیٹا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ شامیر آپ کو آپ کے بابا کے پاس سے نہیں ڈھونڈ نکالے گا؟ ابھی آپ کا کسی سیف جگہ پر رہنا زیادہ بہتر ہوگا جب تک یہ معاملہ ٹھنڈا نہیں پڑتا۔ ڈاکٹر سائمہ کی بات بالکل ٹھیک تھی، مگر وہ کیسے کسی دوسرے سے مدد مانگتی؟ ایک بھیڑیے سے تو وہ جیسے تیسے بچ نکلی تھی، اب کیا کسی دوسرے کو اپنا آپ تھالی میں پرو کر دے دیتی؟ نہیں ڈاکٹر، میرے بابا کے سوا اور کوئی نہیں ہے جو میرا یقین کرے گا، اور ویسے بھی جب بابا مجھ سے ملنے آئیں گے نا تو میں ان کو سب بتا دوں گی، پھر وہ خود ہی مجھے چھپا دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں چمک تھی، ایک آس امید تھی اس کے معصوم لہجے میں، جیسے ہر بیٹی کو ہوتی ہے اپنے بابا سے۔ بیٹیاں چاہے جتنی بڑی مرضی ہو جائیں، چاہے وہ عمر کے جس بھی حصے میں پہنچ جائیں، وہ اپنی ضد، اپنی بات صرف اپنے باپ کے سامنے ہی سکون سے بیان کر پاتی ہیں، کیونکہ ایک باپ عمر کے ہر حصے میں اپنی بیٹی کا ہیرو ہوتا ہے، جو خود تو قربان ہو جاتا ہے مگر بیٹی کی خوشی پر سمجھوتا نہیں کرتا۔ اوکے، یہ بہتر رہے گا، آپ مجھے ایڈریس بتا دیں اپنے انکل کا، میں آپ کو ڈراپ کر دوں۔ یو ٹرن لیتے ڈاکٹر سائمہ کافی احتیاط سے ڈرائیو کرتے بولیں تو ایزل نے ان کو شفیق صاحب کا ایڈریس نوٹ کروایا۔ ایزل! وہ چیختا نیند میں ہڑبڑاتا ہوا اٹھا تھا، چہرہ پسینے سے تر تھا۔ ایزل، میرے خواب میں کیوں آئیں؟ اور میں چلا کیوں رہا تھا؟ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے وہ پریشانی سے بڑبڑایا تھا۔ کیسا خواب تھا یہ؟ کمفرٹر خود سے دور پھینکتے وہ دونوں گھٹنوں پر ہاتھ رکھے بڑبڑایا۔ دل جانے کیوں دھڑک رہا تھا، وہ بھی اس قدر تیز۔ اس نے سیل فون اٹھایا اور وقاص کو کال کی، مگر اس کا نمبر بن جا رہا تھا۔ جب ہی بے چین ہوتے رضا کو کال کرنے لگا۔ ہائی ڈیڈ، کہاں ہیں آپ؟ رضا نے جیسے ہی کال اٹھائی وہ سیدھا سوال گو ہوا۔ کیا مطلب ہے کہاں ہوں؟ ظاہر ہے سارا دن تھک ہار کر اپنے گھر میں ہی ہوتا ہوں، تم جیسی آوارہ گردیاں تو آتی نہیں مجھے۔ وہ چھوٹتے ہی غصے سے بولے تھے۔ فریکچر والے جھوٹ کے بعد یہ پہلی بات تھی دونوں باپ بیٹے کی۔ رضا لائبریری میں بیٹھے کسی فائل کو ریڈ کر رہے تھے جب رضا کی کال پر وہ اچھے خاصے تپے تھے۔ اچھی بات ہے، گھر ہی ہونا چاہیے، اس بڑھاپے میں کہیں اور منہ مارتے ہچے تھوڑی لگیں گے آپ۔ وہ جیکٹ کی زپ ایک ہاتھ سے کھولتا لبوں پر کمینگی بھری مسکراہٹ سجائے بولا، کیا کہا تم نے، بے غیرت انسان؟ رضا ایک دم سے اونچی آواز میں دھاڑے تھے، چشمہ آنکھوں سے اتارتے ہاتھ میں پکڑتے وہ ہانپتے ہوئے بھرپور غصے میں تھے۔ بس ڈیڈ، چیک کر رہا تھا کہ میرے آنے کے بعد آپ کی انرجی ویسی ہی ہے یا کم ہو گئی۔ اس کے بائیں گال والا گڈھا مزید گہرا ہوا تھا، موتیوں سے 2 دانت لبوں کی اوٹ میں چمکتے اس کی حسین مسکراہٹ کو مزید حسین بنا رہے تھے۔
एनर्जी के बच्चे, अपने जैसा घटिया समझ रखा है क्या तुमने मुझे? जिस बाप का तुम जैसा नालायक, कमीना और बेगैरत बेटा हो, उसे भला कहाँ फुर्सत होगी अपने सपूत के झमेले संभालने से कि वो कहीं मुंह मारता फिरे। वो अपना गुस्सा फोन कॉल पर ही निकालकर दिल का गुबार कम कर रहे थे, जबकि शामिर उनकी आवाज सुनते ही काफी हशाश बशाश हुआ था। तो अगर मैं कमीना ना होता, मतलब अगर मैं शरीफ होता, तो आप कहीं और मुंह मार सकते थे। वो हर बार की तरह उनकी बात को दरमियान से उचकता अब तजस्सुस भरे अंदाज में पूछ रहा था। शर्म करो शामिर, शर्म करो कुछ। वो कुछ भी कहते उसका जवाब उल्टा और बेबाक होना था, जब ही सीधा शर्म दिलाने के पोषण में आए। वैसे डैड, आज कुछ जल्दी शर्म नहीं दिलाई आपने। अपनी ब्राउन बियर्ड को खुजाते वो बाएं हाथ से अपने गोल्डन बालों को पीछे करते शरीर लहजे में पूछने लगा। रबाब कैसी है? रजा बात बदलने के लिए रबाब का पूछने लगे। उसके पास मैं हूँ, वो कैसी हो सकती है यार? आप ये बताएं, घर वाली कैसी है? मेरा मतलब मेरी जान कैसी है डैड? वो जैकेट उतारे सोफे पर फेंकता अब खिड़की की तरफ बढ़ रहा था, साथ ही साथ रजा को छेड़ रहा था। अरे यार डैड, अच्छा ही है आपकी मासूम बच्ची मेरे आने तक फ्रेश हो जाए, ताकि हम अच्छा वक्त गुजार सकें। डैड, रजा का जवाब ना पाते शामिर ने उन्हें फिर से पुकारा, जो किसी गहरी सोच में थे। तुम वापस आओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। वो किसी गहरे पर सोच अंदाज में सोचते हुए बोले। ओके, आ जाऊंगा कुछ दिनों तक, अपना ख्याल रखिएगा, और माम का भी। वो बात समेटता बिना उनकी सुने कॉल कट कर गया। आपको अभी तक की स्टोरी कैसी लग रही है? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा, अब देखते हैं आगे क्या होने वाला है। हाँ वक्कास, कैसी है एजल? किसी ने मिलने की कोशिश तो नहीं की उससे? वो सिगरेट लबों में दबाए, कंट्रोल टेंशन शफ़ाफ माथे पर बलों का जाल लिए इस्तफसार करने लगा। बोलोगे तुम कुछ? कब से कॉल्स कर रहा हूँ। शामिर के लहजे में संजीदगी थी। कुछ इस बेढंगे ख्वाब ने उसे परेशान किया था। रजा से बात करने के बाद उसका दिल हल्का जरूर हुआ था, मगर ध्यान की तारे अभी तक एजल पर अटकी थीं। वक्कास गड़बड़ाया था। शामिर के गुस्से से वो अच्छी तरह से वाकिफ था। अब किस मुंह से उसे सच बताता कि एजल तो कहीं भी नहीं है। मैं तुमसे हूं वक्कास, जवाब दो। शामिर गर्राया था। वक्कास की खामोशी उसे खटकी थी। सुबीह पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें नुमाया हुई। वो मैम अपने रूम में नहीं है, बदिक्कत से वो बोल पाया था। उसकी बात सुनते ही शामिर की आंखों में लहू उभरा। हाथों की मुट्ठियां इतनी जोर से पेसूत की कि अगर कोई चीज उसके हाथ में होती तो यकीनन चकनाचूर हो चुकी होती। मैंने कहा था वक्कास, अगर वो लड़की मेरी हुदूद से निकली तो तेरा हश्र कर दूंगा। तूने हल्के में लिया है शामिर बेग को। मैं आ रहा हूँ वापस, और अब बताऊंगा कि शामिर बेग क्या चीज है। वो बिल्कुल सपाट लहजे में बोलता फोन पर गिरफ्त मजबूत कर गया। वक्कास का रंग सही मायनों में फक हुआ था। वो थूक निगलते कपकपाती टांगों से अपने सेल को देखने लगा। बहुत गलत किया तुमने एजल, मेरी नरमी का ऐसा फायदा उठाकर। तुम भाग लो, जितना भागना है, जहां जाना है चली जाओ। तुम्हारी आखिरी पनाहगाह शामिर बेग की बाहें होंगी, ये वादा रहा। मोबाइल को मुट्ठियों में दबोचते लहू रंग आंखों और फूली रगों के साथ वो गर्राया था। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर, अब मैं आगे से मैनेज कर लूंगी। डॉक्टर साइमा की तरफ देखती एजल मुस्कुराते हुए बोली थी। कोई बात नहीं बेटा, इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज था। अब आप अपना ख्याल रखिएगा। डॉक्टर साइमा ने अपना शफकत भरा हाथ एजल के सर पर रखते कहा। तो एजल नम निगाहों से उन्हें शुक्रिया कहती गाड़ी से उतरी। डॉक्टर साइमा की गाड़ी को आंखों से ओझल होने तक देखती वो आगे बढ़ी थी। एक हरासा निगाह उस सुनसान सड़क पर डाले उसने बेल प्रेस की। काफी देर बाद दरवाजा खुला था। जी, किससे मिलना है आपको? एजल के दुपट्टे से ढांपे चेहरे को देखते शफीक साहब इस्तफसार करने लगे। अंकल, मैं एजल। एजल ने कपड़ा अपने चेहरे से हटाया तो शफीक साहब हक्का बक्का से रह गए। एजल? शफीक की जबान लड़खड़ाई थी। एजल का शादी से भागना और फिर जावेद की मौत, वो सबसे बखूबी वाकिफ थे। तुम यहाँ कैसे?
انکل پلیز مجھے اندر آنے دیں، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ ایزل کے ہراساں چہرے کو دیکھ شفیق اسے لیے اندر گئے۔ اب بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تم تو بھاگ گئی تھیں، پھر واپس کیسے؟ وہ ذرا سخت لہجے میں پوچھنے لگے۔ کچھ جاوید کی موت کے سبب ان کے لہجے میں تلخی پیدا ہوئی تھی۔ انکل میں بھاگی نہیں تھی، مجھے کڈنیپ کیا تھا شامیر بیگ نے۔ آنسو روانی سے اس کی غزالی آنکھوں کو بھگو رہے تھے۔ کسی اپنے کو سامنے دیکھ کتنا دکھ، کتنی تکلیف جاگ اٹھی تھی اس میں۔ دل چاہا کہ ابھی بچوں کی طرح چیخ چیخ کر روئے۔ گلے میں پھندا سانٹکا تھا کہ کیا شامیر نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا؟ شفیق صاحب اچھی طرح سے واقف تھے شامیر بیگ سے۔ وہ اور جاوید دونوں رضا بیگ کے پاس ملازم تھے اور شامیر کو تو وہ دیکھتے ہی پہچان چکے تھے۔ انکل آپ بس میرے بابا کو بلا دیں، میں بڑی مشکل سے بھاگ کر آپ کے پاس پہنچی ہوں، اس آس سے کہ آپ میری مدد کریں گے۔ پلیز میرے بابا کو بلا دیں۔ اپنے لرزتے ہاتھوں کو ان کے سامنے جوڑے وہ کسی بچی کی طرح روتے ہوئے بولی تھی۔ مگر بیٹا جاوید تو نہیں رہا اس دنیا میں، شفیق صاحب متفکر سے بولے تھے۔ انکل آپ مذاق کر رہے ہیں۔ پورا آسمان ایزل کے سر پر ٹوٹا تھا۔ جس چھاؤں کے لیے وہ بھاگی تھی وہی چھاؤں آج اس کے سر سے چھن چکی تھی۔ بھلا وہ کیسے یقین کرتی ان کی بات کا؟ ارے نکلو میرے گھر سے۔ شفیق صاحب آپ نے اس بھگوڑی کو کیوں بلایا اندر؟ ارے باپ کے منہ پر کالک مل کر بھاگ گئی اور یہ بھی نہ دیکھا کہ پیچھے وہ اسی غم سے چھت سے کود کر مر گیا بیچارہ۔ شفیق کی بیوی شگفتہ تن بھن کرتی ایزل کے پاس آئی تھی۔ اسے بازوؤں سے پکڑتے وہ بنا شوہر کی سنے ایزل کو گھسیٹتے ہوئے اپنے گیٹ سے باہر لے گئی۔ اب چلی جاؤ اسی یار کے ساتھ جس کے ساتھ منہ کالا کرتی پھری ہو۔ ارے توبہ توبہ، کیسا زمانہ آ گیا ہے، کھلی بے حیائی ہے۔ پہلے گھر سے بھاگ گئی اپنے عاشق کے ساتھ، اوپر سے جیتے جی اپنے باپ کو کھا گئی، اور اب معصوم بنی میرے گھر گھسنے کی کوشش کرنے لگی ہے۔ ارے نکلو یہاں سے، میری جوان بیٹیاں ہیں، ان کو بھی اپنے جیسا بدچلن بناؤ گی؟ اب نظر آئی اس گلی میں تو خشر کر دوں گی تیرا، چل نکل یہاں سے۔ کسی اچھوت کی طرح اس معصوم کو دھکا دیتی شگفتہ بیگم اپنے شوہر کو تھامے گھر کے اندر چلی گئیں، جبکہ ایزل کسی مردہ لاش کی طرح سڑک کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ اسے کوئی ہوش نہیں تھا کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اس معصوم کا دھیان صرف اپنے بابا پر اٹکا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب خشک ہو چکے تھے۔ وہ بے تاثر چہرے سے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہی۔ بابا مجھے پتا ہے، اب اپنی گڑیا سے بہت پیار کرتے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں خود چلی جاؤں گی اپنے بابا کے پاس۔ وہ ادھورے لفظوں میں بے ربطگی سے کہتی، بے حال سی، جیسے خود کو یقین دلا رہی ہو کہ اس کے بابا ٹھیک ہیں، وہ زندہ ہیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی تو پاؤں کے نیچے کوئی شیشہ آیا تھا شاید، جو چپل کے اندر سے اس کے پاؤں کو نیچے سے شدید زخمی کر گیا۔ ایزل درد سے چیخی نہیں تھی، بس تھوڑا سا جھکتے اس ٹکڑے کو پاؤں سے نکالتے وہ یوں ہی لڑکھڑاتے ہوئے آگے بڑھتی رہی۔ منزل معلوم تھی اسے، مگر راستہ کیسے یاد ہوتا اسے؟ ذہن میں اس کے بابا کی یادیں جو گردش کر رہی تھیں، وہ ہر لمحہ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار لہرا رہا تھا۔ جب اس کے بابا اس کے ناز و نخرے اٹھاتے تھے، وہ کسی بھٹکے مسافر کی طرح آدھی رات کو گلیوں کی خاک چھان رہی تھی۔ شامیر تو پاگل ہے کیا؟ میں کیسے؟ شٹ اپ روحان، یہ 3 گھنٹے کا گھسا پٹا لیکچر مت دینا مجھے وہ لڑکی چاہیے تو مطلب چاہیے۔ سٹیئرنگ کو ہاتھ میں دبوچتے وہ نہایت بدتمیزی سے بولا تھا۔ روحان نے ضبط سے آنکھیں موند لی۔ شامیر سے کچھ کہہ پانا اس کے بس میں نہیں تھا۔ بتا کیا کروں میں؟ اتنی رات کو میں پاگلوں کی طرح اس لڑکی کو پورے اسلام آباد میں کہاں ڈھونڈوں گا؟ روحان نے ایک ہاتھ کمر پر رکھتے جھنجھلاہٹ سے کہا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے اور شامیر کے بے وقت کال کرنے پر وہ بڑی مصیبت میں پھنس چکا تھا۔ اسلام آباد نہیں، صرف مین ایریا۔ ناکہ بندی کروا دیے میں نے، ہائی الرٹ کر دیا ہے سب تھانوں کو۔ وہ جہاں بھی ملی سب سے پہلے خبر مجھے ہی ملے گی۔ اس کی گاڑی کی سپیڈ اس قدر تیز تھی کہ روحان کو سپیکر کے اندر سے گاڑی کی سپیڈ سے چلنے پر تیز آواز آ رہی تھی۔ اوپر سے اس کا جنونی لہجہ اسے واقعی میں وہ کوئی پاگل لگا تھا۔ تو پھر میں کیا کروں گا؟ پولیس ڈھونڈ لے گی اسے۔ ویسے وہ اپنے باپ کے گھر ہی گئی ہوگی، چیک کرو وہاں۔ روحان نے اپنے دماغ کے مطابق اسے مشورہ دیا۔
बेवकूफ़ नहीं है वो, अच्छे से जानती है कि मैं सबसे पहले उसके घर जाऊंगा, वो कहीं और छुपी है। शामिर की नीली आंखों में सुर्खी थी, उन आबी लबों पर संजीदगी के तासुरात झलक रहे थे, जबकि दिमाग बिल्कुल किसी माहिर की तरह काम कर रहा था उसका। ओह, ये भी है, तो फिर पुलिस उसे ढूंढ लेगी, मैं क्या करूं? वो ऊँघता हुआ बोला। शट अप यू इडियट, पुलिस कैसे ढूंढेगी मैं जानता हूँ, मुझे वो आज ही रात वापस चाहिए। कहते उसका लहजा जिद से लबरेज था। तू कहाँ है, और इतनी रश ड्राइविंग मत कर। वो घबराया था। शामिर की आदत से भी अच्छे से वाकिफ था वो। एक बार जिस चीज़ को पाने की जिद उसके सर पर सवार हो जाए, जब तक वो उसे मिलती नहीं थी तब तक वो किसी को भी चैन नहीं लेने देता था। मैं जहाँ भी हूँ पहुँच रहा हूँ, उसे ढूंढो रूहान, वरना तुम्हारी कुछ दिनों में बनने वाली बीवी तुम्हारे पास्ट के बहुत से राजों से वाकिफ हो जाएगी। और मैं डरा नहीं रहा, तुझे समझा रहा हूँ। तीखी नाक को खींचते वो जरा लफ्ज़ों पर जोर देते बोला था। रूहान के चेहरे पर साया सा लहराया। इसने लबों पर जुबान फेरते खुश्क हल्क को तर किया और भागते हुए मेज से अपनी ही हेवी बाइक की चाबी उठाई। और हाँ, उसे टच मत करना, वरना हाथ तोड़ दूंगा। वो स्पार्ट लहजे में बोलता रूहान को दंग छोड़ कॉल कट कर गया। रूहान ने गुस्से से फोन को घूरते शामिर पर 3 हर्फ भेजे और फिर ना चाहते हुए भी वो बाहर निकला था। तुम? खमजा को अपनी बाइक पर घर के बाहर देख रूहान हैरत से बोला। तुझे क्या लगता है तू अकेला है जो इस बला को झेल रहा है? वो कड़वे मुंह बनाता बोला और एक नज़र रूहान को देखा और फौरन से बाइक संभालते स्पीड तेज की। हेलमेट रूहान के सर पर था और वो सबसे आगे था बाइक पर। बाइक की आवाज़ ने फिजा में एक इर्तियाश उभारा था और फिर देखते ही देखते इस सुनसान सड़क पर एक के बाद एक बाइक गुजरी थी। ये सारे वो लोग थे जो बाइक रेसिंग के चैंपियन थे। मिनटों में सारे शहर को छान मारना उनके बाएं हाथ का खेल था। शामिर बेट की जिद की वजह से रात के इस पहर पूरा शहर अलर्ट पर था। वो किसी दूसरे शहर में बैठा सभी को अपनी मर्जी से नचा रहा था, मगर इस बार उसका बाप उसके कहर से सलामत अपने कमरे में सोया हुआ था। नो बेबी, शुरू मैंने की है तो इसे ख़त्म भी मैं ही करूँगा एज़िल जानम। मैं आ रहा हूँ, देखते हैं कौन जीतता है अपनी जिद में। अपने फ़ोन में मौजूद एज़िल की और अपनी वीडियो को एज़िल पर रोके वो स्क्रीन में नज़र आते उसके दिलकश चेहरे को देख काफ़ी जुनून से बोला था। क्या लगता है, क्या हम वाकई ढूंढ लेंगे उस लड़की को? खमजा के कान में लगे ईयरपॉड से रूहान की उकताई हुई आवाज़ उभरी। पिछले आधे घंटे से वो दोनों हर गली, हर मोड़, हर सुनसान रास्ता छान रहे थे, मगर एज़िल कहीं नज़र नहीं आई थी। अब तो रूहान और खमजा दोनों का गुस्से से बुरा हाल हो चुका था, मगर मजबूरी ये थी कि रुक भी नहीं सकते थे। अपनी नासमझी में वो एक ऐसे इंसान से दोस्ती कर बैठे थे जो उन्हें मुट्ठी में दबाए घुमाता था। उसके खिलाफ चाहे वो कुछ भी प्लान करते, नतीजा उल्टा उन्हीं पर आकर गिरता, और वो जानते थे कि इस बार भी अंजाम मुख्तलिफ नहीं होगा। देख रूहान, इसके सिवा और चारा भी नहीं है। अगर तू उस शामिर नामी बला से बचना चाहता है तो फिर उस लड़की को ढूंढना ही पड़ेगा। खमजा ने एक सुनसान गली में बाइक मोड़ते हुए कहा। वो सब एक ही इलाके में थे, मगर अलग अलग गलियां चेक कर रहे थे। हाँ, कह तो तू ठीक रहा है। वैसे खमजा, तूने उस कमीने की बाहों में उस लड़की को देखा था? क्या वाकई बहुत हसीन है वो? शामिर की जुनूनी जिद और उसका बढ़ता पागलपन रूहान के जहन में गर्दिश कर रहा था, और इसी तजस्सुस ने इस सवाल को जन्म दिया था। हाँ, हसीन तो काफ़ी है वो, ये समझ ले शामिर बेग की टक्कर की है। खमजा के लहजे में सताइश साफ झलक रही थी। वो वाकई एज़िल के हुस्न से मुतासिर हुआ था और इस बात का एतराफ़ करने में अब उसे कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ओहो, फिर तो इस हुस्न की देवी को ढूंढना ही पड़ेगा। देखें तो सही, शामिर बेग को पागल करने की सलाहियत आखिर किस दिलरुबा में है। रूहान हंसा। खमजा भी बेख्तियार हंस दिया, मगर दोनों जानते थे कि ये हंसी आर्जी थी। जाने कब तक इनकी ये भागदौड़ यूं ही चलती रहेगी, ये कोई नहीं जानता था। मगर अब रूहान सिर्फ शामिर के खौफ से नहीं, बल्कि अपने अंदर जागते तजस्सुस के बायस भी एज़िल को ढूंढ रहा था। एक अनजाना इश्तियाक था जो आहिस्ता आहिस्ता उसके वजूद को घेरता जा रहा था। अगर आप इस कहानी के अगले पार्ट्स जल्दी चाहते हैं तो अभी लाइक कर दें। अब आगे सुने कि आगे क्या मोड़ आने वाला है। वो कोई सुनसान सी गली थी जिसके दोनों अतराफ की दीवारें टूटी फूटी और खस्ता हाल हो चुकी थीं। आवारा कुत्ते मुसलसल जमीन पर बेहोश पड़े उस घुटलीनुमा वजूद पर भौंक रहे थे, जिसके माथे पर खून मुंजमद हो चुका था। पाँव के नीचे से बहता खून भी थोड़ा सा जमीन पर बहा था। रंगत जर्दी माइल थी इसकी। दीवारों के ऊपरी अतराफ जर्द रोशनी देने वाली 3 से 4 लाइटें लगी थीं, जिनकी रोशनी इस जगह को रोशन करने के लिए नाकाफी थी। अमीर लोगों और शहरों के ऊंचे एरियाज में, जहां रात के 12 बजे के बाद नौजवान नस्ल की जिंदगी की रंगीनियां शुरू हुआ करती हैं, वहीं गरीब मोहल्ले में बसते भोड़े जवान, हर कोई उस वक्त नींद की गहरी आगोश से लिपटा पड़ा होता है।
जैसे कि इस वक्त रात के 1 बजे के वक्त जहां आसमान पर स्याह बादलों का झुंड छाया हुआ था, तो वहीं गलियां सुनसान थीं, वहशतों का सा समा देती। काफी देर तक वहां कुत्तों के भौंकने की आवाज गूंजती रही, मगर फिर बादल जोर से गरजा, इतनी शिद्दत से कि वो आवारा कुत्ते चीखते वहां से भाग गए। आसमान पर छाए गहरे बादलों ने अपनी नौयत बदलना शुरू की थी। चांद किसी घने बादल की ओट में ऐसे छुपा कि सारा जहां तारीक सा हुआ। अंधेरा सा छाया था एकदम से। बादल अपने जोश में बरसने को तैयार थे, और फिर एकदम से जोर से बादल गरजा, और काफी देर तक उसके गरजने की आवाज फिजा में इर्तियाश बरपा किए रही। मुआ एकदम से बारिश का एक छोटा सा कतरा जमीन पर होशो खुर्द से बेगाना पड़ी उस लड़की के चेहरे पर गिरा, और फिर देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के जमीन पर गिरने के सबब तेज आवाज ने हर तरफ हलचल बरपा की थी। ऐसे में अंधेरे को चीरती एक तेज तर्रीन रोशनी उस गली के कोने में रुकी। बाइक सवार ने रेस बढ़ाई और साथ ही एयरपॉड में दूसरों को वहां आने का कहा, और खुद वो तेजी से स्पीड बढ़ाता उस जगह पहुंचा जहां वो घुटली नुमा वजूद मौजूद था। क्या करना है? बारिश का जोर तेजतर होता जा रहा था। खमजा ने रूहान की जानिब देखा और फिर अपने पीछे कतार में खड़े लड़कों को। जब तक देखेंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि ये वही लड़की है या फिर कोई और? रूहान ने पहलू बदलते कहा था। वो वजूद बारिश से मुकम्मल तौर पर भीग चुका था। वो तो है, मगर शामिर ने उसे छूने से मना किया है। खमजा ने जैसे उसे याद दिलाया था। हाँ किया है तो वो कौन सा यहाँ मौजूद है? रूहान ने सर को झटका और फिर तेज तेज कदम उठाए। वो झुकता उसके पास जमीन पर बैठा, हाथ बढ़ाते जैसे ही कपड़ा चेहरे से हटाया, कई लम्हों तक वो दंग रह गया था। बारिश से भरी सड़क के बीचों बीच कीचड़ से लिपटी वो लड़की उस वक्त भी काफी हसीन लगी थी रूहान को। यार ये तो काफी क्यूट है, वो हंसते हुए बोला। रूहान, ये एजल है, खमजा ने कपकपाते हुए कहा था। क्या ये वाकई में वही लड़की है? रूहान हैरत ज़दा सा खमजा को देखते पूछने लगा, जो उस वक्त खुद भी काफी परेशान था। इसे उठाते हैं खमजा, जाने कब से ये बेचारी यहाँ पड़ी है, रूहान ने कहते साथ ही एक अफसुर्दा निगाह एजल के बेहोश वजूद पर डालते अपने हाथ आगे बढ़ाते उसे बाहों में भरना चाहा था। मगर इससे पहले कि वो एजल को छूता, किसी का हवा में से गुजरता भारी हाथ रूहान के जबड़े पर पड़ा था। ये सब इस कदर अचानक हुआ था कि रूहान जो अपने ध्यान में बैठा था, मुंह के बल पीछे को गिरा था। खमजा हड़बड़ाया, एकदम से पीछे की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरत से फैली। शामिर, वो हकलाते हुए बोला था। शामिर ने अपनी नीली सुर्ख आंखों से रूहान को देखा और फिर एकदम से अपने भारी कदम उठाए वो आगे बढ़ा था। अपनी जैकेट जो कि बारिश के सबब गीली हो चुकी थी, उसे उतारे वो एक घुटना जमीन पर रखता नीचे बैठा। तुम लोगों का काम हो चुका है, निकलो यहाँ से, वो बोला कम, धाड़ा ज्यादा था। उसकी बेतासुर आवाज सुनते खमजा और जमीन पर पड़ा रूहान एक पल को चौंके थे, जो एजल के कीचड़ से भरे वजूद को किसी बच्चे की तरह अपनी बाहों में भरते उसने एजल का दुपट्टा ठीक किया था। चेहरे पर कोई ऐसा तासुर नहीं था जिससे वो लोग शामिर के मूड का अंदाज लगा पाते। रूहान और खमजा को छोड़ बाकी सभी वहां से निकल चुके थे, जबकि वो दोनों अभी तक कंफ्यूज सी निगाहों से उस सर फेरे आशिक को देख रहे थे। ये पूरा मजनू बन गया है, हाय मुंह तोड़ दिया मेरा, कमीने ने। खमजा का हाथ थामे वो सहारे से खड़े होते अपने मुंह को छूता गम और दर्द की मिलीजुली कैफियत से बोला था। कहा था मत छू। शामिर की चौड़ी पुश्त को घूरते खमजा चबा चबा कर बोलता उसकी कमर को थामे सहारा देने लगा। दूर रह तू, मैं कोई लड़की नहीं हूं जो चिपक रहा है तू मुझसे। रूहान अपनी कमर से खमजा के हाथ को पीछे करता मचलते हुए बोला था, जबकि खमजा उसकी बात का मतलब समझते सही मायनों में गुस्सा हुआ। अब इस साले, तुझे सहारा दे रहा था मैं, तूने मुझे क्या समझ रखा है? जा परे मर। वो गुस्से से उसके सीने पर हाथों से धक्का दे अपनी बाइक की तरफ बढ़ा था, जबकि रूहान ने हसरत भरी निगाहों से शामिर बेग की आंखों से ओझल होती गाड़ी को देखा। वाह ऊपर वाले, यहाँ एक इतनी मुश्किल से मिली है और ये कमीना कैसी किस्मत लिखी है इसकी, ऐश करता फिर रहा है और मैं गरीब। वो शिकवा कुना निगाहों से बरसते आसमान को देख बोला था। अचानक ही तेज बिजली गरजी तो वो डरते अपनी बाइक की तरफ बढ़ा।
आइज़ल का सर इसके सीने से लगा था। आइज़ल की मध्यम सांसें शामिर के सीने में पड़ रही थीं। वो जबड़े भींचे खामोशी से ड्राइव कर रहा था। आंखों में संजीदगी के साथ साथ सुर्खी नुमाया था। बारिश का जोर कम होने की बजाय बढ़ा था। शामिर ने एक नज़र डैशबोर्ड पर अपने रिंग होते मोबाइल को देखा। रबाब उसे पिछले 5 घंटों से कॉल्स कर रही थी, मगर वो मुकम्मल तौर पर उसे इग्नोर कर रहा था। उसने गाड़ी सुनसान रास्ते पर मोड़ी। उस बार उसका प्लान कुछ और था। वो दोबारा से SM पैलेस नहीं जाना चाहता था, वो भी आइज़ल के साथ। इस बार वो ये मामला खुद से ही सुलझाना चाहता था। वैसे भी आइज़ल ने उसकी गैर मौजूदगी में घर से भागकर जो हरकत की थी, उसकी सज़ा सिर्फ एक थी, जो शामिर बेग ने ठान ली थी। गाड़ी एक कच्चे रास्ते में उसके एकदम से ब्रेक लगाने से रुकी। शामिर ने बिना आइज़ल की तरफ देखे उसे बाहों में भरा और फिर गाड़ी से बाहर निकला। सुबह की हल्की सी रोशनी चार सू बिखर रही थी। जानवरों और परिंदों की अनोखी आवाज़ें हर सू फैल रही थीं। शामिर ने एक नज़र फार्म हाउस के बंद डोर को देखा। चौकीदार शायद सो चुका था। जब ही गुस्से के सबब उसने लकड़ी के गेट को ठोकरें मारना शुरू कर दी। गेट के आगे पीछे होने की जोरदार आवाज़ पर चौकीदार छड़ी उठाए बाहर को लपका था। उसे लगा शायद कोई जानवर होगा, मगर सामने शामिर को देख उसके औसान खता हुए थे। इसलिए रखा है तुम्हें कि सोए रहो, अभी और इसी वक्त दफा हो जाओ, यू आर फायर्ड। वो गुस्से से ऊंची आवाज में धाड़ा था। चौकीदार का चेहरा फक पड़ा। उससे पहले कि वो कुछ कहता, शामिर ने उसे फौरन वहां से निकल जाने का हुक्म दिया और खुद आइज़ल को उठाए वो सीढ़ियां उबूर करता फार्म हाउस में दाखिल हुआ। लाइट्स ऑफ होने के सबब कुछ भी ठीक से दिख नहीं रहा था, मगर सुबह की ताज़ा रोशनी के सबब उसकी शार्प निगाहें बड़ी आसानी से रास्ते का तयन कर रही थीं। वो कदम दर कदम चलता आगे बढ़ा और सीढ़ियां उबूर करता सबसे लास्ट पर बैक साइड एरिया में मौजूद अपने रूम में गया। दरवाजे को पांव से खोलते वो सीधा वॉशरूम में गया था और आइज़ल के नाजुक वजूद को बाथ टब में रखा, जो कीचड़ से भरा हुआ था। उसके आसाब बुरी तरह से चटक रहे थे। जब ही आंख मूंदता, वो थोड़ी देर खुद को रिलैक्स करता रहा और फिर खुद अपनी शर्ट उतारे एक तरफ फर्श पर फेंकते वो शावर के नीचे खड़ा हुआ। थोड़ी देर तक शावर लेने के बाद उसके आसाब पुरसुकून हुए। शावर के नीम गर्म पानी के सबब उसका दिमाग काफ़ी हद तक पुरसुकून हुआ, तो वो शावर बंद करते आइज़ल की जानिब बढ़ा। सर्द निगाहों से उसके नाजुक वजूद को देखते वो बाथ टब के करीब बैठा और अपने दाएं हाथ की शहादत की उंगली आइज़ल के रुखसार पर फेरते वो उसके चेहरे पर लगे कीचड़ को साफ करने लगा। गुस्सा, संजीदगी कहीं भी नहीं थी उसके अंदाज में, मगर वो पुरसुकून भी नहीं था। आइज़ल के हसीन चेहरे को यकबारगी से देखता वो रुखसार से उंगली उसके चेहरे नकूश पर फेरने लगा। उसके जहन में वही ख्वाब लहराया। शामिर की उंगली आइज़ल के होंठों पर थी और सोच उसी जगह सिमटी, उसी ख्वाब में, जब वो राह फरार ना होते हुए भी किसी धुंध, किसी अक्स की तरह गायब हुई थी। इन 6 घंटों और 35 मिनट्स में तुमने शामिर बेग की दुनिया पलट कर रख दी, आइज़ल जावेद, कहते उसकी आंखों में सुर्खी की डोरियां तैरने लगी। जबड़े मजबूती से भींच चुके थे। उसका भारी हाथ आइज़ल के नक्श नक्श को वैसे ही छू रहा था जैसे वो ख्वाब में उसे छू चुका था, मगर फ़र्क सिर्फ इतना था कि ये हकीकत थी और वो ख्वाब था। कभी कभी किसी का मुद्दतों दूर होना मानी नहीं रखता, किसी की लम्हों की दूरी इंसान की जिद को जुनून बना सकती है। और तुम मेरा जुनून हो आइज़ल, शामिर बेग का जुनून, जिसे मैं हासिल करके रहूँगा। वीडियो पसंद आ रही हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चलें, अब वापस चलते हैं कहानी की तरफ। कोई इतनी आसानी से अपनी तजलील माफ़ नहीं करता। उसके माथे पर चिपके भीगे बालों से पानी की बूंदें फर्श पर गिर रही थीं। नीली आंखें हद दर्जा सुर्ख थीं। वो जबड़े भींचे सुर्ख आंखों से उस हसीन दिलरुबा को देख रहा था, जिसकी सांसों में मध्यम सी रवानी थी। माथे पर खून अभी तक वैसे का वैसा ही मुंजमद हुआ पड़ा था। शामिर का हाथ अभी तक उसके नक्श नक्श को चूम रहा था। इतना आसान नहीं था इस लड़की को डील करना, जितना वो समझ चुका था। ऐसा नहीं था कि वो मर मिटा था उस पर, मगर इस लड़की को पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था और शामिर जल्द अज जल्द उसे अपनी जिंदगी से निकालना चाहता था, ताकि वो कुछ नया कर पाता। एजुज के चेहरे को साफ करते वो अब उसके बाजुओं और गर्दन पर लगे कीचड़ को उतार रहा था। आंखें वैसे ही बेतासुर थीं। उसके वजूद को अच्छे से साफ करने के बाद वो बाथरोब लिए दोबारा से बाथ टब के करीब आया और उसे उठाए बमुश्किल से बाथरोब पहनाते दोबारा से बाहों में भरा और उसे लिए रूम में आया। खिड़कियों से टकराती सूरज की महकती खुश रंग तरोताज़ा किरणें कमरे को मुनव्वर कर रही थीं।
एजल को नरमी से बेड पर लेटाए वो कबर्ड की जानिब बढ़ा और अपने कपड़े निकालते चेंज करने चला गया। पानी के सबब उसके सर पर बंधी सफ़ेद पट्टी गीली हो चुकी थी, जिसे जल्द अज जल्द तब्दील करना ज़रूरी था। ब्लू चेक शर्ट के ऊपर अपनी स्लीवलेस ब्लू जैकेट पहने वो सुर्ख और सफ़ेद रंगत वाला हसीन नौजवान अब ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठा फर्स्ट एड किट निकाले पट्टी को उतार दोबारा से पट्टी करने लगा। ये सब एहतियातन था, क्योंकि वो अब मज़ीद इस ज़ख्म को झेलना नहीं चाहता था। थोड़ी देर तक वो पट्टी करने में कामयाब हुआ था। एक नज़र मिरर से बेड पर लेटी एजल पर डाली, जो होशो खिरत से बेगाना थी। वो धीमे कदमों से चलता बेड की तरफ बढ़ा और एजल के पास बैठे वो बगौर उसकी बंद पलकों और साहिराना नकूश को देखने लगा। बेसब्री से इंतज़ार है मुझे जानम कि तुम जल्द अज जल्द होश में आओ, ताकि हम दोनों प्यार भरी बातें कर सकें और काफ़ी अच्छा वक्त एक दूसरे के संग गुजारें। अपने हाथ एजल की गर्दन के करीब दाएं बाएं रखे और झुकते अपने होंठ उसकी पेशानी पर रखते सरगोशी नुमा आवाज़ में कहा। एजल का वजूद ठंड से मुंजमद हुआ गुड़ा था। शामिर ने उसके रुखसारों को चूमा और फिर उठते कबर्ड से अपने कपड़े निकाले। वो बेड पर आते ही एजल के कपड़े चेंज करवाने लगा। इस पर आंखों में एक शैतानी सी चमक थी। लबों पर शरीर मुस्कुराहट लिए उसने एजल के नाजुक हाथ को थामते उसकी पुश्त पर अपने देखते लियों का लम्स छोड़ा। शामिर बेग किसी की बेहोशी का फ़ायदा नहीं उठाता। जाओ क्या याद करोगी जान बुखार, वो गहरे लहजे में बोलते जगह से दोबारा उठा और खिड़कियों के पर्दे बराबर करते वो अंधेरे में बमुश्किल से बेड पर आते उसके कपड़े चेंज करने लगा। वो शावर लेता फ्रेश होते बाहर आया तो अपने रूम में मौजूद सफीना को देख एक पल को ठिठका। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लहजे में नागवारी समोए वो तौलिया स्टैंड पर रखते बोला। सफीना ने मुस्कुराती निगाहों से उसे देखा और फिर चलती उसके करीब खड़ी हुई। वो मैं ना तुमसे मिलने आई थी जी, कैसे हो तुम? दुपट्टे का कोना उंगलियों पर घुमाती कुछ शर्माए हुए से अंदाज में बोली। ये साल ने जब्त से आंखें मींच ली। सफीना उसकी खालाजाद थी और उसकी अम्मी की पसंद। मैं ठीक हूँ बिल्कुल। क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि यूं रात के आधे पहर किसी गैर महरम के कमरे में मुंह उठाए नहीं जाते? वो नागवारी से कहता मुड़ा तो अपने पीछे खड़ी सफीना से टकराते हुए बमुश्किल से बचा था। तुम कोई गैर थोड़ी ही हो ये साल, तुम तो मेरे अपने हो, मतलब मेरी खाला के बेटे। ये साल के देखने पर वो गड़बड़ाते हुए बोली थी। ये साल ने सर्द सांस फिजा के सपुर्द की। आगे ही एजल के लिए वो बेहद परेशान था, ऊपर से सफीना का उसके घर में और उसके रूम में आना किसी मुसीबत से कम नहीं था। सफीना जाओ यहाँ से, मुझे नहीं पसंद कोई बिना इजाज़त के मेरे रूम में आए। आइंदा एहतियात करना। वो सपाट लहजे में सर्द निगाहों से उसे देखता गोया हुआ। क्यों नहीं पसंद? वो एजल भी तो आती थी। साली पता नहीं कैसे मेरे मुंह से फिसल गया। ये साल की सुर्ख निगाहों को खुद पर पाते वो गड़बड़ाते हुए बोली थी। वो एजल थी मेरी मोहब्बत, मेरी मंगेतर। वो कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है मेरे रूम में। उसकी आंखों में अपनी गुस्से भरी निगाहें डाले वो उसे बहुत कुछ बावर करवा गया। मगर वो तो छोड़ गई तुम्हें, भाग गई किसी आशिक के साथ। मगर मैं तो तुमसे सच्ची मोहब्बत करती हूँ ये साल, तुम्हें क्यों नजर नहीं आता? उसकी आंखों में नमी थी, एक शिकवा, एक दर्द आबाद था। तुम्हारी इस सो कॉल्ड मोहब्बत का अचार नहीं डालना मुझे। मैं अच्छे से जानता हूँ मेरी एजल कभी मुझे धोखा नहीं दे सकती। वो सिर्फ और सिर्फ मेरी है और बहुत जल्द मैं उसे ढूंढ लूंगा। तो आइंदा उसके बारे में कुछ भी बकवास करने से पहले 100 बार सोचना। वो शहादत की उंगली उठाए उसे सर्द निगाहों से वॉर्न करता तन फन करता कमरे से निकल गया, जबकि सफीना तो हैरत बेयकीनी से उसकी पुश्त को देखती रह गई। जो बचपन से उसकी मोहब्बत को यूं ही ठुकराता आया था, वो भी इस एजल के लिए, जो इस घर से और ये साल की जिंदगी से तो चली गई थी, मगर उसके दिल में वो आज भी वैसे ही आबाद थी। खिड़की से सरकते पर्दों के सबब सूरज की चमकती तेज किरणें एजल के शफ्फाफ चेहरे पर पड़ी तो आंखें मजबूती से भींचे वो करवट बदल गई। माथे पर लकीरें उभरी थीं। एजल ने कंफर्टर हाथों में दबोच लिया। स्याह चांदनी रात में वो लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ रही थी जब एक गली में मुड़ते ही गाड़ी का तेज हॉर्न उसे सुनाई दिया। साथ ही तेज रोशनी उसकी आंखों से टकराई। कोई उसे घसीटता हुआ बाहर ले जा रहा था। बाप को खा गई, जाने किस आशिक के साथ भागी होगी। बेटा जावेद तो अब नहीं रहा, वो तो मर गया। इसके जहन में लफ्जों की भाग दौड़ ने इसकी जहनी और जिस्मानी कैफियत को बेहाल कर दिया। सांसों में एकदम से रवानी आई थी। चेहरा पसीने से तर हो चुका था। बाबा,
वो एकदम से चीखती हैज़ियानी सी कैफियत में चिल्लाते हुए उठी थी। बिखरे बाल इसके चेहरे पर ढलक रहे थे। वो तेज तेज सांसें भरती जैसे ही हवास की दुनिया में लौटी। अपने बाजुओं को घुटनों के गिर्द लिपटाए वो बुरी तरह से सिसकने लगी। इसका जहन अपने बाबा पर अटका था। वो कहाँ थी इस वक्त, किसके पास थी? फिलहाल ये बातें इसके जहन में कहीं भी नहीं थीं। बाबा? इसे याद था जब वो रात को बेहंगम सी हालत में अपने मोहल्ले में पहुंची थी तो उसे देखते ही गांव के बाहर दुकानदार ने जोरदार आवाज में कहा था, लो आ गई बाप को मार के, जाने किसके साथ मुंह काला करती रही है। ये भी ना सोचा बेचारे गरीब बाप का क्या होगा। अल्फाज थे कि पिघला हुआ सीसा जो इस नाजुक सी लड़की को तोड़ता गया, मगर दिल के किसी कोने में उसे उम्मीद थी, बल्कि यकीन था कि इसके बाबा ठीक होंगे, सही सलामत। चंद कदम आगे बढ़ी थी जब इसकी चची किसी मोहल्ले की औरत के पास खड़ी नजर आई। एजिल का बेजान वजूद इसकी आवाज पर तड़प उठा था। वो एक उम्मीद के दामन को थामे इनके पास गई थी, जो उसे देखते ही हक्का बक्का सी रह गई। चची, बाबा? रोने के सबब अल्फाज गडमड हो रहे थे। गले में आंसुओं के फंदे ने इसे ऐसा जकड़ा कि वो हसीन लड़की बुरी तरह से मचलती रोने लगी। अरे कलमोही, दूर रह, मर गया तेरा बाप, मर गई तेरी माँ और बहन भी। इतना सुनना था एजल का सांस एकदम से रुक गया। वो हैरत ज़दा सी जर्द पड़ती रंगत से अपनी चची को देखने लगी, जो उसे नफरत आलूद निगाहों से देख रही थी, जैसे वो कोई अछूत हो। अरे खा गई तू अपने घर वालों को? नहीं पसंद था मेरा बेटा तो पहले बता देती बाप को, कम से कम ऐसी जिल्लत भरी मौत तो न मरते वो सब। वो मुंह टेढ़ा करते नफरत से बोल रही थी। गांव की औरत हैरत से उन्हें देख रही थी। अरे आबिदा, जाओ यहाँ से, इसे तो मैं देख लेती हूँ। जकिया ने इसे आंखों ही आंखों में इशारा किया तो वो सर को हिलाती वहां से चली गई। नहीं, मैं बाबा। वो मचलते अपने घर को भागने लगी कि जकिया ने जबड़े भींचते इसकी कलाई को दबोच लिया। चची, दर्द हो रहा है तुझे? अब क्या लेने आई है? जहाँ इतने दिन उस आशिक के साथ रही है, अब भी चली जा। एक बात कान खोलकर सुन, अब मेरे बच्चे के सामने कभी मत आना। इसकी शादी कर रही हूँ मैं सफीना के साथ। वैसे भी वो तुझ जैसी लड़की की शक्ल तक नहीं देखना चाहता। माँ बाप तो तेरे रहे नहीं, तो अब तू मेरे घर मत आना, समझी तू? इसकी कलाई को जकड़ते वो नफरत से जमीन पर धक्का देते बोली। तो एजल की आंखों से जाने कितने ही आंसू गिरे थे। वो लाचार, बेबस और बेसहारा हो चुकी थी। अपने माँ बाप, बहन सबको खो देना कैसा होता है। इन सब रिश्तों को खोने के बाद वो मासूम लड़की महसूस कर पा रही थी, जिसकी दुनिया उजड़ चुकी थी। वो जिंदा लाश की मानंद एक ढांचा बन चुकी थी। वो गलियों में दर बदर भटकती रही। खुद से बेगाना वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। जिस उम्मीद से वो जालिम की कैद से निकली थी, अब तो वो भी नहीं रही थी। वो नहीं जानती थी वो कैसे टकराई थी किसी की गाड़ी से, वो कितनी देर बेहोश रही, और अब वो कहाँ थी। गम इतना बड़ा और शदीद था कि जख्म भर पाना बेहद मुश्किल था। और अब आपसे बात करने के बाद जैसे ही रूम में जाने लगा, सामने से सीढ़ियां उतरती ईजल को भागते देखे उसके शफाफ माथे पर बल नमूदार हुए थे। वो तेजी से बाहर की तरफ भाग रही थी और उसे यूं भागता देख शामिर ठिठका था। मोबाइल पॉकेट में डाले वो तेज तेज कदम उठाता आगे बढ़ा था। ईजल जो सुर्ख चेहरे से दुपट्टे से आजिज किसी भटके हुए मुसाफिर की तरह भाग रही थी, हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस करते वो एकदम से रुकी। रुख मोड़े जैसे ही पीछे देखा, अपने सामने शामिर बेग को देख उसका दिमाग भग से उड़ा था। उसे लगा कि शायद वो किसी दूसरे के पास कैद हो चुकी है, इसी वजह से वो भाग रही थी। मगर यहाँ फिर से अपने सामने उस जालिम शख्स को देख उसकी आंखों में पहले से भी ज्यादा नफरत और कदूरत भरी थी। कहाँ जा रही हो? शामिर ने सख्त तासुरात से उसकी कलाई पर जोर बढ़ाते, हसीन सरापे पर एक जेरे निगाह डालते इस्तिस्फार किया। हाथ छोड़ो मेरा शामिर बेग, वो नफरत से चिल्लाई थी, मगर इस बार खुद को छुड़ाने की कोशिश नहीं की। शामिर को उसके लहजे में कुछ अजीब सा अक्खड़पन महसूस हुआ। कहा था मैंने कि भागने की कोशिश मत करना, मगर तुम फिर भी बाज नहीं आई। वो जबड़े भीजे उसे अपनी तरफ खींचता गुस्से से बोला, नहीं रहना मुझे तुम जैसे घटिया फौहश इंसान के साथ। हाथ छोड़ो मेरा, और ना अच्छा नहीं होगा। उसके लहजे में नफरत थी, साथ साथ हद दर्जा कदूरत समूहे वो गर्राते हुए बोली, बिहेव योरसेल्फ एजल, वरना अच्छा नहीं होगा। अपने लिए इतने सख्त अल्फाज सुनता वो दांत पर दांत जमाए गर्राहट से बोला, वरना क्या? हाँ क्या करोगे वरना? बोलो। अपना दूसरा हाथ उसके सीने पर मारती वो धाड़ी थी। सूजी आंखें उसके देर से रोने की चुगली खा रही थी। लरसते कपकपाते लबों से वो बमुश्किल से रोने के साथ साथ बोल पा रही थी, जबकि गजाली आंखों में नफरत का जहां आबाद था, जिसका अकेला जिम्मेदार शामिर बेग था। एजल, मुंह बंद करो अपना, नाम मत लो अपने घटिया मुंह से मेरा। खूनी कातिल दरिंदे हो तुम, मुझे भी मारोगे जैसे मेरे बाबा को मार दिया, जैसे मेरी माँ और बहन को मार दिया। बोलो घटिया इंसान, अपने नफ्स की खातिर तुमने एक गरीब बाप की सालों की इज्जत पर हाथ डाला,
उसे जीते जी मार दिया। शामीर बेग, खुदा का कहर होगा तुम पर, तुम मर जाओ, मरते क्यों नहीं हो तुम? उसके सीने पर अपने दोनों हाथों के मुक्के बनाए मारती वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी, अपनी नफरत अया करती वो कोई पागल दिख रही थी। शामीर को झटका लगा था। एजल को कैसे मालूम हुआ था कि उसके डैड और क्या उसकी मामा और बहन भी? इससे आगे का वो सोच भी नहीं सकता था। नफरत करती हूँ मैं तुमसे, सुना तुमने? घटिया, जलील, हैवान, दरिंदे। वो चीखते हुए उसके सीने पर अपने नाजुक हाथों से मुक्के झड़ रही थी। शामीर उसकी कैफियत देख मुस्तरिब सा हो गया। मेरे बाबा कितनी मोहब्बत करते थे वो मुझसे, मेरी वजह से उन्होंने जान ले ली अपनी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो इसके। एजल का वजूद कांप रहा था। शामीर की आंखों में सुर्खी तैरने लगी। वो नहीं जानता था वो कैसे उसे संभालता, मगर उसके अल्फाज ने उसके जमीर पर एक कड़ा तमांचा मारा था। वो बेबस, निढाल सी, लाचार सी होती उसी सितमगर के सीने से जा लगी जिसके सबब उसकी हस्ती बस्ती जिंदगी वीरान हो चुकी थी। शामीर ने धड़कते दिल से अपने कपकपाते हाथों का हिसार उसके बिर्द बांधा था, जो किसी बच्चे की तरह रोती अपनी बिखरी जिंदगी पर मातम कुना थी। सब खत्म कर दिया तुमने, मेरे बाबा, मम्मा, सब कुछ। एजल, रिलैक्स रहो यार, क्या हो गया है तुम्हें? मैंने नहीं मारा तुम्हारे डैड और सो कॉल्ड फैमिली को। वैसे भी अब अगर वो नहीं रहे इस दुनिया में तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे इस तरह रोने धोने से वो सब वापस नहीं आ सकते, तो तुम क्यों पागलों की तरह अपनी हालत खराब कर रही हो? शामीर को उसके रोने की वजह इतनी बड़ी और अहम नहीं लगी थी। वो प्रैक्टिकल लाइफ गुजार रहा था। वो जानता था एक ना एक दिन सभी ने मरना है, और वैसे भी उसे एजल के बाबा और घर के किसी से कोई भी मोहब्बत या हमदर्दी नहीं थी जो वो उनको याद करके उदास होता। कैसे इंसान हो तुम कि क्या यहाँ दिल नहीं तुम्हारे सीने में? क्या तुम दूसरों को इंसान नहीं समझते? एजल हैरत ज़दा सी ढंग रह गई थी उस अमीरजादे के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर, जिसकी आंखों में अपने किए की कोई शर्मिंदगी या फिर कोई पछतावा नहीं था। तुम जैसे अमीरजादे होते हैं जो गरीब माँ बाप की लड़कियों को अपनी हवस का निशाना। इनफ इज इनफ। मैं खामोश हूँ, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मैं तुम्हारी ये फजूल की बकवास बर्दाश्त करूंगा। मेरे लिए तुम भी उन आम सी लड़कियों की जैसी हो जो सारी जिंदगी इस नाम, इस स्टेटस को तरसती हैं, और फिर बदले में उन्हें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। चलो आज एक और डील फाइनल करते हैं। अपने शर्ट के कफ फोल्ड करते वो अपनी हसीन बेतासुर निगाहों से उसके हसीन सरापे को देखता एक कदम उठाए एजल की जानिब बढ़ा। एजल उसकी आंखों में बेबाकी भांपते नफरत से रुख फेर गई। पाँव के नीचे हुए जख्म से खून रिस रहा था, जबकि माथे पर भी निशान बाकी था। कितने पैसे लोगे कुछ दिन मेरे साथ गुजारने के? उसकी तरफ झुकता वो संजीदगी से बेबाक निगाहों से उसे देखता इस्तफसार करने लगा, मगर वो ये नहीं जानता था कि उसके मुंह से निकले ये अल्फाज पहरों उसकी नींद, उसके सुकून को मार देंगे। एक ऐसा कर्ब दश्त तन्हाई उसके नसीब में लिख देंगे जिसके बाद कोई सुकून, कोई खुशी उसके दर पर नहीं आएगी। अल्लाह ने इंसान को इंसान बनाया है, सारी मखलूक पर उसे बरतरी देकर अशरफुल मखलूकात का खिताब दिया है, मगर जब वही इंसान उसकी मखलूक पर खुदा बन बैठने की गलती करता है तो वो रब उसकी दराज रस्सी को पलों में खींचकर उसे उसकी असल औकात में ले आने पर भी कादिर है। डरो खुदा से शामीर बेग, उस वक्त से जब तुम रो रो कर उससे अपने किए की माफ़ी मांगोगे, मगर वो वाहिद ला शरीक तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। ऐसा ना हो कि तुम आज किसी गरीब की बेटी की बोली लगा रहे हो, कल को कोई तुम्हारी बेटी की सरे बाजार बोली लगाए। यकीनन मकाफाते अमल बहुत सख्त होगा, ये बात याद रखना तुम। एजल! शामीर हल्क के बल चिल्लाया था। उसका दायां हाथ फजा में बुलंद हुआ था। जिस्म की सारी रगें उभर कर सामने नजर आने लगीं। उसका सफ़ेद चेहरा खून की गर्दिश के सबब सुर्ख लहू रंग हो चुका था। आज पहली बार ये हाथ उठने वाला था किसी लड़की पर। आज पहली बार उसके गुस्से का ऐसा सख्त रिएक्शन नजर आया था उसे। अपनी उस बेटी का सुनते, उस बेटी के मुतहरिक सख्त अल्फाज सुनते जो अभी तक इस दुनिया में आई भी नहीं थी। वो बिखरे हुलिये वाली उजड़े गुलिस्तान की आखिरी मुसाफिर कर्ब से भरी निगाहों से हंसी तो हंसती चली गई। उसे अफसोस होने लगा था शामीर बेग की हालत पर, उसके आने वाले बुरे वक्त पर जो बहुत जल्द शुरू होने वाला था। शामीर कप कपाती टांगों से बाहर को भागा था। सारी शोखी, सारी खुशी गायब हो चुकी थी। एजल के अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। वो घबरा रहा था उसकी नज़रों से दूर रहने के सबब। वो गाड़ी में बैठता तन फन करता वहां से भागा था। ये तो आजकल नजर नहीं आता, आज कैसे आ गया यहाँ?
रीमा ने धीमी सी आवाज में चांदी बाई से सरगोशी की, जो नाच देखते शामीर बेग को देख मुस्कराई। इसके सारे दोस्त वहीं इसके पहलू में बैठे थे। फार्म हाउस से निकलने के बाद वो पूरा दिन घूमता रहा था, मूड फ्रेश करने को, मगर इन सब में नाकाम होते वो आज फिर से इस कोठे पर अपना दिल बहलाने आया था। हाँ, काफी दुखी लग रहा है आज। शायद आज तुझे मौका दे ही दे ये हसीन। चांदीबाई ने आंख मारते पान अपने मुंह में डाला। हाय रब करे तेरी बात सच हो जाए भाई, मैं अभी जाती हूँ इस हुस्न के देवता के पास। रीमा शर्माने की अदाकारी करती टहल टहल कर एक अदा से चलती शामीर की जानिब बढ़ी थी। शामीर के सिवा बाकी सभी इस हसीन लड़की को गहरी बेबाक और तरसी निगाहों से देख रहे थे। वो दरमियान में आए शामीर के सामने रुकी तो शामीर ने खूनख्वार निगाहों से उसे घूरा, जैसे उस लड़की का बीच में आना उसे पसंद न आया हो। पीछे हटो, नीली आंखों में गुस्सा लिए वो दांत पीसते हुए बोला। रीमा मुस्कुराती इसके करीब आई और उसके पास बैठते बाजू इसकी गर्दन के गिर्द लिपेटे। बड़े परेशान दिखते हैं जनाब, जरा हमें भी खिदमत का मौका दे दे। मुझे लड़कियों की कमी नहीं जो तुम जैसियों के साथ दिल बहलाता रहूं। वो नफरत से उसके हाथ झटक गया। यार एक बार चला जा, क्या पता तेरा मूड अच्छा हो जाए। इसके साथ आए दोस्तों ने उसे मशवरा दिया तो वो एजिल की बातें जो उसके कानों में गूंज रही थी को सोचता एक पल को सोच में पड़ा और फिर सर को हाँ में हिला दिया। रीमा की आंखें उसके हामी पर ही चमकी थीं। वो उसके हाथ को पकड़े मुस्कुराती हुई कमरे में ले जाने लगी। शामीर की सुर्ख निगाहें अपने हाथ में मौजूद इस लड़की के हाथ पर थीं। वो कमरे में पहुंचे तो रीमा ने उसे बेड पर बिठाए दरवाजे को लॉक लगाया और फिर मुस्कुराती हुई शामीर के पास आई। वो होंठ इसके रुखसार पर रखे। शामीर इसके लम्स को गाल पर महसूस करता आंखें मूंद गया। तुम घटिया फहाश इंसान हो। एजल के कहे अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। इसने घबराहट से आंखें खोली, रीमा की कमर के गिर्द गिरफ्त मजबूत कर दी। ऐसा ना हो कि तुम आज किसी गरीब की बेटी की बोली लगा रहे हो, कल को कोई तुम्हारी बेटी की सर बाजार बोली लगाए। एजल के कहे अल्फाज उसके कानों में गूंजते दिमाग को सुन करने लगे। दिमाग की रगें फटने को थी। उस लम्स उस लड़की से उसे अजीब सी वहशत होने लगी। वो एकदम से घबराया। अपने होंठों पर झुकती रीमा को पीछे की तरफ धक्का दिए जगह से उठ गया। ये सब क्या था? शट अप, नाम मत लो मेरा अपनी जबान से। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। वो गुस्से से उसे नफरत भरी निगाहों से देखता दरवाजा खोल तेजी से उस कोठे से बाहर निकलता चला गया। उसके हर उठते कदम के साथ दिल पर रखा बोझ जैसे झट रहा था। वो किसी प्यासे मुसाफिर की तरह भागता जा रहा था। बाहर निकलते ही वो गाड़ी में बैठा अंधाधुंध रश ड्राइविंग करने लगा। इस इलाके से निकलने के बाद उसने गाड़ी एक कोने में खड़ी की और सर स्टेयरिंग पर रखे आंखें करब से मूंद ली। ये क्या हो रहा है मुझे? नो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो फिर मुझे उसके अल्फाज क्यों चैन नहीं लेने दे रहे? वो बड़बड़ाता हुआ गहरे सांस भरने लगे। सुर्ख आंखें मीचते ही एक दर्द सा उभरा था उन हसीन आंखों में। अंधेरे में लहराती वो खूबसूरत दोशीज़ा अपनी हसीन खिलखिलाहट के साथ उसके संग हाथों में हाथ उलझाए चल रही थी। रोशनी के रंगों में वो हम कदम थे। मुस्कुराहटें होठों की जीनत बनी थी। एक धुन सी थी उस साहिरा के चेहरे पर। वो हसीन कातिल नैन कटोरों से शामीर को देख उसके हाथ पर गिरफ्त मजबूत करती गई। वो हंसता अपने हाथ को देखने लगा। एक अजब सी खुशबू का बसेरा था। एक ऐसी खुशबू जो आज तक उसने किसी परफ्यूम में महसूस नहीं की थी। और फिर उसने सर शामीर के सीने पर टिकाया। मोबाइल फोन की रिंग पर उसकी आंख एकदम खुली। वो झटके से सीधा होते बैठा। सांसें उथल पुथल हो चुकी थी। चेहरे पर पसीना तैर रहा था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? वो जेरे लब बड़बड़ाया। एक बार फिर से बजते मोबाइल ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। शामीर ने एक लंबी सांस अपने अंदर उंडेलते नंबर देखा। वो कुछ चौंका। मिस्टर मौलवी पकाओ उसके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर जगमगा रहा था। ये उसके डैड के दोस्त और फैमिली डॉक्टर का नंबर था और वो बहुत कम उसे कॉल करते थे। शामीर ने एक नज़र स्क्रीन पर नज़र आते वक्त पर डाली। रात के 10 बजे वो उसे कॉल कर रहे थे। उसने लंबे सांस भरते उनको कॉल बैक की। फ़ोन फ़ौरन से उठाया गया था। अस्सलामु अलैकुम बेटा। हाय अंकल, क्यों कॉल की? उनके सलाम का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा था। बेटा कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या तुम आ सकते हो इस वक्त आगे? अंकल इस वक्त मैं नहीं आ सकता, सुबह मिल लूँगा। बेटा आपके डैड के मुतल्लिक कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या आप अब भी नहीं आओगे? शामीर ठिठका। डैड के मुतल्लिक? वो होंठ चबाने लगा। ओके, मैं आता हूँ। शामीर ने मुस्तरब सी कैफियत में गाड़ी स्टार्ट की। अब ये तो उसे डॉक्टर से मिलकर ही पता चलना था कि आखिर बात क्या है। अगर आप रोज नई कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
चलें अब दोबारा कहानी शुरू करते हैं। लड़की मिली, स्पीकर से आवाज उभरी तो मुकाबिल ने घबराहट से पसीना साफ किया। मैं ढूंढ रहा हूँ, वो होंठ चबाते हुए मुतफक्कर सा बोला। क्या ढूंढ रहे हो? 1 हफ्ता हो चुका है, अब भी मैंने कॉल की है, तुम तो बात करना तक गवारा नहीं करते। इस बार वो जरा सख्त लहजे में गोया हुआ तो वो गड़बड़ाया। ऐसी बात नहीं है, घर में सब होते हैं, फिर सबके सामने कॉल कैसे करूं? उसने आवाज धीमी रखी थी और नजरें छत के दरवाजे पर। मिल जाएगी, फिक्र मत करो। वैसे भी जाएगी तो अपनी माँ और बहन के पास ही। इस अमीरजादे का दिल भरेगा तो फेंक देगा और फिर इसे हम दबोच लेंगे। उसने मुट्ठियां मजबूती से मींचते कहा। कब मिलेगी? हमारे कस्टमर अब जिद कर रहे हैं और तुम भी अच्छे से जानते हो कि जिस लड़की को एक बार मुंतखब कर लिया जाए फिर उसे कितनी मेहनत से तैयार करना पड़ता है। आखिरकार वो हमारा साल भर का सबसे बड़ा तोहफा होती है इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिए। जानता हूँ, इसीलिए तो वक्त मांग रहा हूँ। वैसे भी अभी 2 माह है पार्टी को, और ये भी अच्छे से जानता हूँ कि इस पार्टी में ही तुमने पेश करना होता है लड़की को। इस बार वो दबाव बढ़ाते हुए बोला, जैसे कह रहा हो कि मैं सब जानता हूँ। हाँ, वो बात ठीक है, मगर लड़कियां तमाशा बहुत करती हैं, और वो भी एशियन। इनकी अकड़ तोड़ने में हमें वक्त लगता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कितना मुश्किल काम है ये। हाँ हाँ जानता हूँ, कौन सा पहली बार दे रहा हूँ। आगे भी तो मैं ही भेजता हूँ सबसे हसीन और तराशा हुआ माल। इस बार उसके लहजे में अकड़ थी। हाँ भेजते हो, मगर ये कुछ अलग और कुछ ज्यादा खास है। अगर ये हाथ लग गई तो समझो सारी जिंदगी तुम और हम ऐश करेंगे। उसकी बात सुनते मुकाबिल की आंखें चमकी। फिक्र मत करो, कुछ करता हूं मैं। अच्छा, फिर बात होगी। किसी के कदमों की आवाज सुनता वो तेजी से कॉल कट कर गया। वकास, वकास, एजिल कहाँ है? बताओ मुझे, वो रूम में नहीं है। रिजा साहब सुबह होते ही एजिल के पास गए थे। वकास को कमरे के बाहर ना पाते वो एक पल को ठिठके, मगर फिर उसके आराम का सोच वो खुद ही एजिल से मिलने अंदर गए। एजिल को रूम में ना पाते वो काफी देर वेट करते रहे कि शायद वो बाथरूम में हो, मगर जब 10 मिनट के बाद भी उन्हें आवाज महसूस ना हुई तो उन्होंने आवाज देते उसे पुकारा। फिर उसकी सेहत का ख्याल आते ही वो खुद से बाथरूम चेक करने लगे, मगर बाथरूम को खाली देख उनका चेहरा जर्द पड़ा था। उसके बाद वो सारा कमरा छान चुके थे, ड्रेसिंग रूम, लाइब्रेरी, जिम एरिया, स्विमिंग एरिया, अटैचिंग लॉन, हर जगह, मगर वो उन्हें कहीं भी ना मिली। थक हार कर वो कमरे से बाहर निकले, सीधा वक्कास के पास गए जो मुंह लटकाए एक बेंच पर बैठा था। वो क्या वो कहाँ है बच्ची? मैं हर जगह देख चुकी हूँ, मगर वो कहीं भी नहीं है। रिजा का सांस फूलने लगा था। वक्कास शर्मिंदा सा हाथ बांधे बैठा था। वो मैम घर से भाग गई थी सर। रिजा का चेहरा फक हुआ था। इतनी बड़ी और शॉकिंग न्यूज़ उनके लिए किसी झटके से कम नहीं था। वो एकदम से लड़खड़ाए थे। आंखों के सामने धुंध सी छाने लगी। इससे पहले कि वो गिरते, वक्कास ने उन्हें सहारा दिया। सर आप परेशान मत हो, मैम मिल चुकी हैं सर को। वो इस वक्त शामिर सर के साथ हैं। वक्कास ने जैसे उन्हें तसल्ली दी थी। मुझे अंदर ले चलो वक्कास, मुझ में चलने की हिम्मत नहीं रही, वो लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले थे। वक्कास उन्हें सहारा दिए अपने साथ ले जाने लगा। आप बैठीं, डॉक्टर साहब आते ही होंगे। मुलाजिम शामिर को लिए सिटिंग एरिया में गया, मगर वो उकताहट से इस सारी जगह को देखता मुलाजिम से गोया हुआ। कहाँ हैं आपके डॉक्टर? मुझे वापस भी जाना है। शामिर के खूबसूरत चेहरे पर बेजारगी भरी पड़ी थी। वो नमाज पढ़ने गए थे सर, आते ही होंगे, मुलाजिम ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। हाँ ठीक है, तुम जाओ यहाँ से। वो काफी बदतमीजी से बोलता सिटिंग एरिया से बाहर निकल आया। मुलाजिम इस बिगड़े अमीरजादे को देख तासुफ से सर नफी में हिलाता कमरे में चला गया। शामिर चलता लॉन के एरिया में पहुंचा। खूबसूरती से सजे इस लॉन को देखने लगा। घर मुनासिब साइज का था, ना तो ज्यादा बड़ा ना ही ज्यादा छोटा, मगर इस घर में अजीब सी खुशबू थी। एक अनोखा सा सुकून था जो वहां खड़े हुए शामिर बेग की रगों में सरायत करता जा रहा था। इस हसीन मर्द के चेहरे पर यकलख्त बेचैनी उभरी थी। एक अजीब सा एहसास था जिसने गले में तौक की तरह कुछ लपेट के रख दिया था। शामिर ने अंगूठे से माथा मसला। मुआ उसे अपनी पुश्त पर डॉक्टर वजाहत की आवाज सुनाई दी। वो मुड़ा। उनके पुरनूर चेहरे को देख वो ठिठक सा गया। कैसे हैं आप बेटा? वो हर बार की तरह नर्म लहजे में और मध्यम सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए गोया हुए। मैं ठीक हूँ। वो आपने बुलाया? सुर्ख लबों पर जबान फेरता वो हुस्न का पैकर पहली बार लफ्जों की अदायगी में लड़खड़ाया था। डॉक्टर वजाहत मसूद के सर पर नमाज के लिए मखसूस सफ़ेद टोपी थी। यकीनन वो नमाज पढ़कर आए थे।
चलें अंदर आए, मेरे साथ बैठकर बात करते हैं, डॉक्टर वजाहत ने मुस्कुराते हुए कहा तो शामिर ने सर को हाँ में हिलाया। बताइए क्या बात करनी थी आपको? वो कमरे में गया तो डॉक्टर वजाहत को देख उसने संजीदगी से पूछा। बैठो, मैं आता हूँ डॉक्टर साहब, उसने सोफे की तरफ इशारा करते कहा तो शामिर बमुश्किल से बैठ गया। डॉक्टर उसे बिठाए खुद कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर के बाद डॉक्टर वापस आए तो उनके हाथ में एक फाइल थी। डॉक्टर ने फाइल शामिर की तरफ बढ़ाई। ये क्या है डॉक्टर? शामिर ने माथे पर डाले उस काले रंग की फाइल को पकड़ते हुए पूछा। ये तो डैड की कोई मेडिकल रिपोर्ट्स है। वरक आगे पीछे करता वो डॉक्टर की तरफ देख बोला। डॉक्टर ने सर को हाँ में हिलाया। हाँ, ऐसा ही है। जानते हो इन रिपोर्ट्स में क्या है? डॉक्टर वजाहत ने चश्मा उतारते मेज पर रखा और सोफे से टेक लगाते उसका जायजा लेने लगे। मुझे कैसे पता होगा डॉक्टर, आप हैं? शामिर उनके अजीब से सवाल पर जज्बत सा होते गोया हुआ तो डॉक्टर हंसे। मैं डॉक्टर हूँ, तुम उनके बेटे हो। एक ही घर में रहते हुए तुम ये भी नहीं जानते कि तुम्हारे डैड एक हफ्ते से कैंसर जैसी मुहलिक बीमारी से लड़ रहे हैं? अब की बार डॉक्टर के चेहरे पर संजीदगी छाई थी। शामिर को लगा कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया हो। डॉक्टर आप क्या कह रहे हैं? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो सिरे से नफी करता एकदम से जगह से उठ खड़ा हुआ। सर्द चेहरे से अपने हाथों की मुट्ठियां भींजे वो बाहर को भागने लगा। रुको शामिर, ये सच है कि मिस्टर रजा बेग इस वक्त कैंसर की फर्स्ट स्टेज पर हैं। ये मैं नहीं, अमेरिका के सबसे बड़े डॉक्टर की रिपोर्ट्स कह रही हैं। डॉक्टर वजाहत जगह से उठते उसके पीछे गए थे, जिसका चेहरा शिद्दत ज़ब्त से लहू होने लगा था। इस वक्त तुम्हारे डैड बेहद परेशान है बेटा। जिस बाप का 25 साला जवान बेटा हो, भला वो किस लिए परेशान हो? आखिर तुम्हारे होते वो इस कदर क्यों परेशान है? डॉक्टर मुझे जाने दें प्लीज। शामिर का सांस रुकने लगा था। रजा का चेहरा बार बार उसकी आंखों के सामने घूम रहा था। उनके कारोबार को संभालो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हें खिलाते खिलाते वो खुद को खत्म कर दें। वजाहत का हर लफ्ज उसके दिल पर कारी ज़र्ब की तरह लगा था। वो बिना कुछ कहे वहां से भागता बाहर निकला था। डैड, डैड कहाँ है वकास? उसकी सुर्ख आंखों में अजीब सी नमी थी, जैसे वो रोया हो। वकास उसके चेहरे को देख घबराया था। वो अंदर है, उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी। और क्या? डैड, डैड! वो पागलों की तरह उन्हें पुकारता भागता हुआ उनके कमरे में गया। रजा नीम गनूदगी की हालत में निढाल से बेड पर लेटे थे। उनका हसीन चेहरा मुरझाया हुआ था। बेबसी की कैफियत कोई उस वक्त शामिर बीग से पूछता। वो हर कदम उठाता तो अपनी की हर शरारत, उनको सताना, उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। एक आंसू बेतरह से उसकी आंख से बहते बेमोल हुआ था, जिसे झट से उसने साफ किया। शामिर, तुम मुझे मार कर दम लोगे, बहुत बार कहा रजा का जुमला उसके कानों में गूंजा था। वो आंखों को रगड़ते आगे बढ़ा। बेड के करीब नीचे बैठता वो रजा के हाथ को थाम गया। सॉरी डैड, आई एम सो सॉरी, मैं अच्छा बेटा नहीं हूँ, आपको बहुत तंग करता हूँ मैं बिल्कुल भी अच्छा बेटा नहीं हूँ। उनके हाथ को चूमता वो रवानी से रोने लगा। जाने क्यों उसका दिल इस कदर उदास हुआ था। शायद अपने माँ बाप की तकलीफ इंसान को ऐसे की कमजोर कर देती है। क्या हो गया है तुम्हें? मैंने नहीं मारा तुम्हारे डैड और सो कॉल्ड फैमिली को। वैसे भी अब अगर वो नहीं रहे इस दुनिया में तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हारे इस तरह रोने धोने से वो सब वापस नहीं आ सकते, तो तुम क्यों पागलों की तरह अपनी हालत खराब कर रही हो? एजल को कहे अपने तल्ख अल्फाज अब रात के इस पहर उसके कानों में गूंजते जैसे उसे आईना दिखा रहे थे। शामिर के चेहरे पर यके बाद दीगरे कई रंग गुजरे थे। अपनी जिद और गुस्से में वो उसे वहीं छोड़ आया था और वहां कोई भी नहीं था उसके पास। एजल के ख्याल ने हर बार की तरह इस बार भी उसका दिल धड़काया था। वो पागलों की तरह चेहरे को साफ करता दौड़ता हुआ बाहर निकला था। तमीना उसे आवाजें देती रह गई, जो बिना देखे पागलों की तरह भागता गाड़ी में बैठा था। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है ज़किया? किससे पूछकर तुमने ये शादी जोड़ी है? परवेज साहब का गुस्से से बुरा हाल था। एक तो एजल के वाक़े की वजह से वो आगे ही पूरी बिरादरी में नजरें झुकाए फिर रहे थे, ऊपर से बीवी ने बेटे की अचानक शादी का नया ऐलान कर दिया था। मेरा बेटा है ये साल और मैं नहीं करूंगी उसकी शादी तो आस पड़ोस वाले करेंगे क्या? वो तड़क कर बोली। खाने की मेज पर प्लेटों की हल्की सी खनक भी जैसे तनाजे का हिस्सा बन गई थी। माहौल में अजीब सा तनाव तैर रहा था। नफीसा कपड़ा मुंह में दबाए अपने कमरे के दरवाजे से लगी सब सुन रही थी। ये साल ने बेतासुर निगाहों से खाने को घूरा। अम्मी, मुझे शादी नहीं करनी नफीसा से, आप उसकी शादी कहीं और करवा दे। वो दो टोक लहजे में बोला था। ज़किया के साथ साथ नफीसा का चेहरा भी उतर गया।
अरे ऐसे कैसे, किसी से भी करवा दूं? मैंने अपनी मरहूम बहन से वादा किया था कि नफीसा मेरी बेटी है, मगर तुमने उस भगोड़ी एजल को चुन लिया अपने लिए। मगर अब जब वो अपने आशिक के साथ भाग गई है तो तुम नफीसा से निकाह कर रहे हो। ये मेरा आखिरी फैसला है। वो फैसला खेज लहजे में बोली थी। ये साल के जबड़े सख्त हो गए। उसने हाथ में पकड़ा चम्मच जोर से मेज पर पटका। धात की आवाज कमरे में गूंजी। बिना कुछ कहे वो तन फन करता बाहर निकल गया। देखे इसके लक्षण, अब इस भगोड़ी के लिए एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं कर सकता ये, तो बाद में हम क्या करेंगे? बस आने दें आज इसे काम से वापस, फौरन से 2 बोल पढ़वाकर इसको ठीक करती हूँ। जकिया बेगम ने पुरसोच अंदाज में दरवाजे को देख कहा, जबकि नफीसा दरवाजे के पीछे खड़ी अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। यसाल के रद्द अमल ने उसके दिल में खौफ भी पैदा किया था और कहीं न कहीं एक खामोश सी उम्मीद भी कि शायद वो दिल से अब भी एजल का है। वो रैश ड्राइविंग करता फार्म हाउस का 1 घंटे का रास्ता आधे घंटे में तय करता फार्म हाउस पहुंचा था। खिलाफे मामूल फार्म हाउस बिल्कुल खामोशी में ढका हुआ था। इस कदर खामोशी शामिर को ठिठकी थी। वो गाड़ी गेट से अंदर रोके गाड़ी से उतरता अंदर की तरफ भागा। एजल! फार्म हाउस का हुलिया बेतहाशा बिगड़ा हुआ था। सामान बिखरा पड़ा था और ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई वायलेंट स्ट्रगल हुई हो। लम्हों में उसके सामने दुनिया घूमी। वो अंधाधुंध भागता सीढ़ियां चढ़ता सीधा अपने रूम में गया। कुशन्स दरवाजे के बीचों बीच पड़े थे। गुलदान कांच फर्श पर बिखरा हुआ था और शामिर के सारे कपड़े इसी तरह तबाही हाली का शिकार जमीन बोस पड़े थे। बेइख्तियार उसने हाथ लबों पर रखा, फिर एक गहरी सांस भरते वो बाथरूम की जानिब बढ़ा। एजल, कहाँ हो तुम? यार, मैं शामिर। एजल, तुम ठीक तो हो? वो पागलों की तरह उसे आवाजें देता रूम से बाहर निकल आया। अब पूरे फार्म हाउस में उसे ढूंढ रहा था। अपनी कम अक्ली पर उसे जीप भर के खुद पर गुस्सा आ रहा था। नदामत का एक दूसरा एहसास उसके दिल को बोझिल करने लगा। ओ गॉड, कहाँ है वो? वो घुटनों के बल नीचे गिरता दोनों हाथों में चेहरा छुपाए कर्बनाक सी कैफियत में बोला। उसके दूर होने का सोच इस बार उसे गुस्सा नहीं बल्कि तड़प महसूस हुई थी। उसे खोने का खौफ था जो रगों में दौड़ते खून से भी ज्यादा तेजी से उसके अंदर सरायत करता जा रहा था। शामिर ने सुर्ख चेहरे से हाथ हटाते बेबस निगाहों से सारे फार्म हाउस को एक नजर देखा। निगाहें दाईं जानिब बने किचन की तरफ गईं, जिसे वो चेक नहीं कर पाया था। वो भागने के से अंदाज में उठा था। गिरते गिरते वो बमुश्किल सीधा हुआ और किचन में जाते ही दोनों हाथ स्लीव पर रखते गहरे सांस भरने लगा। एजल, सॉरी यार, मैंने गलत कहा था। तुम कहाँ हो? देखो, बाहर आ जाओ। अब नहीं डांटूंगा, प्लीज कम आउट। एक आखिरी उम्मीद भी किचन में उसे ना पाते दम तोड़ गई थी। अपना हाथ उठाना याद आया तो दिल ने लाख बार मलामत की और रवानी से किसी तड़पते सहरा के भटके मुसाफिर की तरह उसे आस उम्मीद भरोसा थमाए पुकारने लगा, जैसे उसके पुकारने पर वो भागी चली आएगी। शामिर तेजी से चेहरे को बाजू से रगड़ते किचन एरिया से बाहर निकला। सेलफोन अपनी पैंट की पॉकेट से निकाल चुका था। कहाँ हो तुम सब? फार्म हाउस सुनसान पड़ा है। किस बात के पैसे लेते हो तुम लोग? ये रखवाली करते हो तुम सब? वो बात करता हुआ बाहर निकल आया। अंदाज में निहायत गुस्सा भरा था। दांत पीसते वो बमुश्किल खुद पर जब्त कर रहा था। वो सर, दरअसल मैं आज ही गांव आया हूँ, बड़े साहब को बता कर आया हूँ। मुलाजिम हकलाते हुए बोला था। आज पहली बार शामिर बेग उससे छुट्टी की वजह पूछ रहा था। कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं डैड नहीं हूं जो तुम सबके बहानों को कबूल कर लूंगा। जब सैलरी पूरी मिलती है तो काम भी पूरा करो। कल तुम मुझे फार्म हाउस में वापस मिलो। इज दैट क्लियर? वो सख्त गुस्से से बोला। मुकाबिल ने सर को हाँ में हिलाते हामी भरी। क्या एजल अगवा हो चुकी है? क्या शामिर उसे हासिल कर पाएगा? ये जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताएं कि अभी तक स्टोरी में आपको क्या अच्छा लगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। शुक्रिया। मिलते हैं अगले एपिसोड में।